हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम बना रहे हैं इज मैटर अराउंड अस इज प्योर की एक सीरीज, जिसकी 2 वीडियो मैंने बना रहा हूं। और ये है आज दूसरी वीडियो, यानी कि आखिरी वीडियो इस चैप्टर की। सो अगर आपको मेरी पहली वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे बड़ी बात कि उसी वीडियो में जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो कवर किए थे, उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। और इस वाली वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बच गए थे, जैसे कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और हमारे सेपरेटिंग द मिक्सचर फ्रॉम इट्स वी कैन से सॉल्यूशन। नाउ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप मेरी वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहेंगे और आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अगर हम किसी मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, हमें जो पता है कि मिक्सचर जो है वो प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है फिजिकल स्टेट पे। तो अगर हम किसी मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्योर सब्सटेंसेस के बीच का जो वो था, सिंपल एक फिजिकल स्टेट पे जो जोड़ा था, उसे हमने तोड़ दिया और हमने दोनों फिजिकल जो हमारे सब्सटेंसेस थे या फिर 2 से ज़्यादा थे, उनको हमने अलग अलग कर दिया। तो ये मेनली होता है सेपरेटिंग मिक्सचर का कॉन्सेप्ट। तो अब हमें बस ये समझना है कि जो सेपरेशन है मिक्सचर का, वो कितने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। मेनली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। पहला कि अगर हमें सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, उस पर टेक्निक्स डिवाइडेड हैं। फिर सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर है तो फिर उसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे, उस पर भी टेक्निक्स डिवाइडेड है। और अगर लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर है तो उसको किस तरीके से करेंगे। गैसियस वी कैन से गैस और गैस या फिर गैसियस मिक्सचर है तो उसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे। इन कैटेगरीज को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जैसे कि बताया कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, तो मेनली प्लीज़ पूरी वीडियो देखेगा, क्योंकि जो कुछ मैं फैक्ट बीच में बता देता हूँ और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स मूव टू द कैटेगरीज एंड हाउ एंड द टेक्निक एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सो गाइज, अब हम करने वाले हैं सॉलिड टू सॉलिड कैटेगरी की सेपरेशन। तो मेनली सॉलिड टू सॉलिड का मतलब ये है कि अगर सॉलिड टू सॉलिड यानी कि सॉलिड ही सॉल्वेंट हो और सॉलिड ही सॉल्यूट हो, तो उस ऐसे टाइप को मिक्सचर को हम किन टेक्निक्स के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स मैं लिखने जा रहा हूँ। मेनली 5 टेक्निक्स होती हैं जो कि काम आती हैं। एक है विनोइंग, इन सब के प्रिंसिपल एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊंगा। एक है विनोइंग, एक है फिल्ट्रेशन नहीं, एक है विनोइंग, एक है मैग्नेटिक सेपरेशन, एक है एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। देन हमारे पास कुछ और आती हैं जो कि हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं क्योंकि ये तीनों मेन हैं। विनोइंग का प्रिंसिपल है कि विनोइंग, वैसे पहले बताता हूँ कि क्या होता है। हम मिक्सचर को एक हाइट पर लेके जाके और उसको इस तरीके से करते हैं, वी कैन से उसे उछाल देते हैं, उछाल के और वापस अपनी तरफ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ लाइट होती है वो उड़ जाती है, यानी कि एयर के साथ चली जाती है, और जो चीज़ भारी होती है वो हमारे पास वापस आती है। और इस तरीके से जो सेपरेशन होता है वो इसका टेक प्लेस होता है। इसका प्रिंसिपल यही है, द लाइटर ऑब्जेक्ट विल मूव विद द एयर एंड द हैवियर ऑब्जेक्ट विल रिमेन विद अस। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मेनली ये हैं कि जब वी कैन से जब गेहूं को जो और हस्क को हम हटाते हैं तो हम विनोइंग का ही वी कैन से यूज़ करते हैं। फटकते हैं गेहूं, उसका यही काम होता है कि क्या होता है कि जो गेहूं के अंदर जो हस्क होता है, जो भूसा सा होता है, वो हट जाता है, और क्योंकि वो हल्का होता है वो उड़ जाता है, और गेहूं जो होते हैं वो छाल पे ही रहते हैं। नाउ मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, नाम से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक सेपरेशन है। तो अगर वी कैन से ये एक हमारा वो है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये हमारा सल्फर पाउडर है, मानते हैं सल्फर पाउडर है, और इसमें कुछ आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन फिलिंग्स भी डली हुई हैं। तो अब ये जो है प्रॉपर्ली मिक्स है, दोनों सॉलिड के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर के ऊपर हम एक मैग्नेट को इस तरीके से घुमाएंगे तो क्या होगा, जो भी आयरन फिलिंग्स होंगी वो मैग्नेट पे चिपक जाएंगी, और सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स जो होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है टू वी कैन से if a mixture is containing any type of magnetic material then it will
बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड दस द सेपरेशन अकर्स। मतलब जो भी अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल तो वो मैग्नेट से चिपक जाएगा और सेपरेशन हो जाएगा मिक्सचर का। इसकी एप्लीकेशंस मेनली होती हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर जब हमें आयरन स्क्रैप्स निकालने होते हैं। ये मतलब मेडिकेशन में भी काफ़ी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री वर्कर की अगर आंख में कुछ स्टील वीकन से जो भी मैग्नेटिक है आयरन का कुछ पीस चला गया तो हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से निकाल पाते हैं। तो इसका ही ये सारी चीज़ें उसमें काम आती हैं। और कूड़े में से अगर हमें आयरन निकालना हो तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। नाउ सेकंड है एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल सैंड का और सॉल्ट का। अब इन दोनों को इन दोनों को हटाने के लिए हम एक प्रोसेस अपनाएंगे कि हम एक ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे जो इनमें से किसी एक को तो अपने अंदर डिसॉल्व कर ले और दूसरा जो है वो उसके अंदर एक अनसॉल्युएबल पार्टिकल की तरह रहे, सस्पेंडेड रहे। तो अब क्या होगा, हम इसमें वाटर डाल देंगे तो वाटर क्या करेगा, अपने अंदर सॉल्ट ले लेगा, लेकिन जो सैंड होगी वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, वो ऊपर ऊपर जाएगी। तो कुछ इस तरीके से होगा कि जो सॉल्ट होगा वो दिखेगा नहीं हमें और जो सैंड होगी वो इस तरीके से होगी। अब हम इसी वाटर के सॉल्यूशन को हम एक फिल्टर पेपर के थ्रू इसे भेजेंगे एक बीकर के अंदर। तो जब हम फिल्टर पेपर से इसे फिल्टर करेंगे तो क्या होगा कि जो सैंड पार्टिकल्स होंगे वो एज अ रेसिड्यू फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे, वो उसको पार नहीं कर पाएंगे और जो लिक्विड में होगा वो इसको पार करके बीकर के अंदर पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो सैंड होगी वो तो अलग हो गई है। अब हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन है, लेकिन हमें तो सॉल्ट ऑक्यूपाई करना है ना, हमें तो सॉल्ट अपने पास रखना है। तो हम सिंपल है, हम इवेपोरेशन की टेक्निक से वाटर को खत्म कर देंगे और हमारे पास सॉल्ट जाएगा। इस तरीके से हम सेपरेशन का प्रोसेस करते हैं। फोर्थ टेक्निक थी हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब है मैनुअली जो चीज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि जो आपकी मम्मी होंगी वो दाल में से कंकड़ हटाती हैं या फिर कुछ भी चीज़ होगी उसको हटाती हैं, तो वो हैंड पिकिंग का प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, मेनली जिस चीज़ का स्ट्रक्चर अलग होता है और जो चीज़ दिखने में सबसे अलग होती है, जिसका साइज अलग है, जिसका स्ट्रक्चर अलग है, तो वो हमें अलग ही दिख जाती है, तो हम उसे अपने हाथ से हटा के अलग कर देते हैं। वो एक मैनुअल प्रोसेस होता है। जो इसका कोई प्रिंसिपल सिंपल ये है दैट दोज थिंग्स विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, विच आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज आर पिक्ड अप एंड सेपरेटेड फ्रॉम द होल मिक्सचर। फिफ्थ हमारा आता है सीविंग का प्रोसेस। सीविंग में क्या होता है, सीविंग एकदम फिल्ट्रेशन की तरह है। समझिए कि सीविंग और फिल्ट्रेशन सेम है। उसमें भी कुछ यही है कि हम एक सॉल्वेंट हम एक वो डाल देते हैं वीगन से, हम उसके अंदर एक सॉल्वेंट मिक्स कर देते हैं, जो भी चीज़ बस उसमें क्या है, इसमें हम जो अनसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं सिर्फ उनमें ही डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अनसॉल्युबल पार्टिकल होता है वो उसके अंदर आ जाता है सीव के ऊपर या फिर फिल्टर पेपर के ऊपर एज अ रेसिड्यू, और जो बची हुई चीज़ होती है उसे हम इवेपोरेशन की मतलब इवेपोरेशन या फिर कुछ भी और चीज़ लगा के हम उसे खड़ सकते हैं। जो फिफ्थ है, जो मेन है, वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर बताता हूँ क्या होता है कि सब्लिमेशन सपोज करिए ये आपका है एक इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल है, इन्वर्टेड फनल यानी कि फनल को अगर आप उल्टा कर दीजिए तो आपका इन्वर्टेड फनल बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन गया इन्वर्टेड फनल। अब इसके अंदर आपने डाल रखी है कुछ नेप्थलीन बॉल्स यानी कि वही कपूर, और आपने कुछ सॉल्ट वॉल डाल रखा है, सॉल्ट है, समझिए सॉल्ट है। और क्या होगा फिर, आपको इसको बंद कर देना है एक स्टॉप कॉर्क लगा के और इसको करना है हीट एक बर्नर पे। ठीक, तो क्या होगा कि क्योंकि सॉल्ट है, सॉल्ट को तो कितना भी हीट करो उसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन जो नेप्थलीन बॉल्स होंगी वो एक सब्लिमेबल वीकेंड से सब्लिमेट है। तो क्या होगा, जब ये हीट होगा तो इस सब्लिमेशन का प्रोसेस इस इन्वर्टेड फनल के अंदर अकर होगा। क्या होगा, सब्लिमेशन होगी। सब्लिमेशन की वजह से जो नेप्थलीन बॉल्स होंगी वो वेपर में कन्वर्ट होकर इन्वर्टेड फनल पे चिपक जाएंगी और इस चिपकी हुई चीज़ को हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके से हमारा जो वो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। अब जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सब्लिमेबल चीज़ होती है वो सब्लिमेट हो जाती है या फिर सब्लिमेशन के अंडर को चली जाती है, और जो नहीं होती है मतलब नॉन वोलेटाइल होती है वो हमारे पास रह जाती है। प्रिंसिपल यही है, the sublimate volatile component will turn into vapors and will be separated from the mixture। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ जो सब्लिमेशन के अंडर को जाते हैं उनमें से कुछ चीज़ों का नाम है नेप्थलीन बॉल्स, एंथ्रासीन, एमोनियम क्लोराइड
और आपको जो भी चीज़ें कपूर वपूर ये सारी चीज़ें हमारी वो होती हैं जो कि सब्लिमेशन के अंडर हो जाती हैं। तो अगर कभी भी कोई मिक्सचर में इन कुछ चीज़ों का नाम हो तो समझिए कि इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होना ही होना है। नाउ लेट्स मूव टू लिक्विड टू सॉलिड मिक्सचर। लिक्विड टू सॉलिड मिक्सचर में कुछ नहीं है, लिक्विड टू सॉलिड मिक्सचर में कुछ हमारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जैसे कि सेडिमेंटेशन, सेकेंड लोडिंग, थर्ड इवेपोरेशन, फोर्थ हमारी हो जाएगी इवेपोरेशन हो गई, फिर फिल्ट्रेशन, और फिफ्थ हमारी हो जाएगी फ्लोटेशन। तो इसमें क्या है, पहले पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन और लोडिंग एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। सेडिमेंटेशन में कुछ ये है, मैंने पिछली वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया था सैंड और वाटर का। तो उस सैंड और वाटर के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि जो सैंड थी वो बॉटम में एक्यूमुलेट हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सैंड जाती है वाटर के अंदर तो सैंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो सैंड के मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि वो बड़े होंगे इसलिए वो जो ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये अनबैलेंस हो जाएगा, और जो इनका ये जो अनबैलेंस होने की वजह से ये जो सैंड पार्टिकल्स होंगे नीचे गिर जाएंगे और नीचे एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने की वजह से जो ये होगा वाटर होगा और सैंड होगा वो एक लेयर बना देंगे, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम वाटर को अलग कर सकते हैं, सैंड को अलग कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल ये है कि द हैवियर पार्टिकल्स विल रिमेन एट बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल विल कम एट टॉप। और लोडिंग के अंदर क्या होता है, लोडिंग के अंदर कभी कभी क्या होता है, सैंड जो होती है, सैंड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल भी होते हैं सच एज घास वास, ये चीज़ें होती हैं जो कि फ्लोट करती हैं ऊपर। वी कैन से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं सॉलिड के अंदर जो कि कुछ हो जाते हैं जो कि नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं। हम बोल सकते हैं छोटे सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं, तो उनको नीचे कैसे बैठाएं, तो लोडिंग का प्रोसेस आता है। लोडिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि हम वाटर में एलम यानी कि फिटकरी डाल देते हैं। एलम क्या करती है, इन सैंड पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और इनको भारी बना देती है। भारी बनते ही ये नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है और ये जो वाटर और सैंड होते हैं ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नाउ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन आप बताइए क्या होगा। अगर मैंने इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि ये हमारा ये है, इसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है, सॉल्ट भी है और वाटर भी है। तो आप इन दोनों को सेपरेट किस तरीके से करेंगे, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे और सॉल्ट बचा जाएगा, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट आपके पास आ जाएगा, तो सेपरेट हो गए इस तरीके से। देन हमारे पास आ जाता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन के अंदर आप एक फिल्टर पेपर लेंगे और जो भी क्या फिल्टर में क्या हो सकता है बताता हूँ, वाटर के अंदर जो भी अनसोल्यूबल पार्टिकल होगा जो ना कि जो सेटल तो हो गया है, मतलब सेटल नहीं हो रहा है, तो सेटल सही तरीके से नहीं हो रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, सस्पेंडेड भी है, लेकिन थोड़ा सा लाइटर है, मतलब हल्का है, इसलिए सारे पार्टिकल्स उसमें नहीं हो पा रहे हैं। पर इसमें हम लोडिंग का भी प्रोसेस कर सकते हैं, पर लोडिंग के प्रोसेस अगर आपके पास समझो फिट का ही नहीं है तो आप क्या करोगे, ये है कि चाय पत्ती जो होती है और चाय होती है, चाय पत्ती की कुछ चीज़ें तो नीचे बैठ जाती हैं, पर कुछ जो चाय पत्ती की वो होती हैं वीकेन से जो टी लीव्स होती हैं वो नहीं बैठती हैं, वो उसके ऊपर रहती हैं, वीकेन से दूध और पानी के अंदर रहती हैं, तो उनको हम छलनी के पार कर देते हैं। इसी तरीके से फिल्टर पेपर का काम होता है, जो चीज़ सॉल्यूबल नहीं है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और जो सॉल्यूबल है वो नीचे चली जाएगी, इस तरीके से सेपरेट हो जाएगी। नाउ फ्लोटेशन क्या है, फ्लोटेशन के अंदर वो चीज़ आती है, मैं बताता हूँ, जैसे कि एक ये है हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर वाटर या फिर कोई भी लिक्विड है और उसके अंदर वो चीज़ डाल दी है, जैसे कि घास डाल दी है या फिर हस्क या फिर भूसा डाल दिया है, तो क्या होगा वो जो इतना वो क्योंकि लाइटर होता है, लाइटर होने के कारण वो यहाँ पर तैरेगा, इसके अपर सरफेस पर तैरेगा। अब ये जब ये तैरेगा तो ये नीचे तो जाना नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक चीज़ लेंगे, छलनी लेंगे और उससे इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके इसको बाहर ले आएंगे। आपने देखा भी होगा अगर आपकी किसी की मम्मी गेहूं धोती हो तो वो बाल्टी में क्या होता है, बाल्टी में गेहूं डालती हैं, उनके अंदर पानी डालती हैं, पानी डालने के बाद क्या होता है, कुछ जो भूसे के वो होते हैं, या भूसा बोल लें घास बोल लें, वो ऊपर जाती है बाल्टी के या फिर पानी के, तो फिर आपकी मम्मी क्या करती हैं, उसको एक जो सीब होती है उसको या फिर कोई भी बर्तन लेके उसको इकट्ठी करके उसको बाहर निकाल देती हैं। तो यही सब होम चीज़ें जो होती हैं उनको साइंस बना देते हैं, यही चीज़ हमें बस अपने आसपास देखते हैं और समझ जाते हैं।
नाउ ये हमारी हो गई लिक्विड टू सॉलिड के अंदर सारी चीज़ें। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन, अब हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाती है, क्रोमोटोग्राफी आ जाती है, इनको समझते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे मिल्क हो गया, मड हो गई, ये सब चीज़, ब्लड हो गया, हमारा ब्लड भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको अगर हमें सेपरेट करना होता है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक अपनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक मशीन होती है जिसके अंदर एक रोटेटर होता है और उसमें टेस्ट ट्यूब लगी हुई होती हैं, समझ रहे हैं, टेस्ट ट्यूब लगी हुई होती हैं। और इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अब कोई भी जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हम डाल देते हैं, जिसको भी हमें सेपरेट करना है वो हम डाल देते हैं, यानी कि मिक्सचर डाल देते हैं। फिर ये इसे ऑन कर देते हैं। अब ऑन होने के बाद ये जो चीज़ होती है बहुत तेज से घूमती है, घूमती रहती है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर वो चीज़ सेपरेट हो जाती है। अब किस तरीके से सेपरेट हुई ये समझिए। जब कोई चीज़ रैपिडली वो रोटेट होती है या फिर स्पन होती है तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं और डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पर आ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन से ही अपना के देखते हैं। आपके सबके घर में वॉशिंग मशीन तो होगी, तो आप बताइए कि वॉशिंग मशीन के में जो ड्रायर का सेक्शन होता है उसका क्या काम होता है? सोचिए, बताइए। सिंपल काम ये होता है कि वो कपड़ों को सुखाती है, पर कपड़ों को किस तरीके से सुखाती है? वो कपड़ों का जो पानी होता है उसको ड्रेन करती है। किस तरीके से? जो ड्रायर होता है वो घूमता है। घूमने से क्या होता है कि जो भारी कपड़े होते हैं उनमें से जो पानी होता है वो निकल जाता है। अब मुझे बताइए कि सूखे कपड़े भारी हैं या फिर बाल्टी भर पानी ज़्यादा भारी है तो वो नीचे आ जाता है और कपड़े ऊपर जाते हैं। नीचे आने की वजह से पानी ड्रेन हो जाता है और कपड़े ऊपर जाते हैं। तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक, रियल लाइफ एप्लीकेशन। प्रिंसिपल, डेंसर पार्टिकल विल रिमेन एट बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स विल कम एट टॉप। और एप्लीकेशंस डेयरी में काम आता है। अगर हम आपको मिल्क और क्रीम को सेपरेट करना है तो अगर आप उसे घुमाएंगे तो मिल्क नीचे आ जाएगा, क्रीम ऊपर जाएगी, वो सेपरेट हो जाएंगे। ब्लड में जो आरबीसी सेल्स होते हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो वो प्लाज्मा होती है वो ऊपर जाएगी। इस तरीके से काम होता है इनका ना। क्रोमोटोग्राफी का मेन है कि उन सॉल्यूट्स को ख़त्म या फिर वी कैन से सेपरेट करना जो कि एक ही सॉल्वेंट के अंदर मिक्स है। समझ रहे हैं आप? यानी कि एक इंक है, ये समझिए, इसके अंदर मैंने इंक भर रखी है तो इंक के अंदर बहुत तरीके के कलर्स होते हैं। ये जैसे कि एक ब्लैक इंक है तो ब्लैक इंक के अंदर सिर्फ एक ब्लैक नहीं होगी, उसके अंदर डार्क ब्लू भी हो सकती है, उसके अंदर थोड़ी सी और भी तरीके की पिगमेंट्स होंगे इंक के अंदर। तो उनको सेपरेट करना है तो मैं क्या चीज़ें अपना सकता हूँ? मैं यहाँ पे एक पेपर लूँगा, फिल्टर पेपर लूँगा, ध्यान रखिए फिल्टर पेपर, और यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा 3 सेंटीमीटर अबव द फिल्टर पेपर और इसके बीचों बीच एक डॉट बना देता हूँ। ठीक, अब इसको फिल्टर पेपर को मैं बिल्कुल इस हाइट तक पानी के अंदर डुबोए रखूँगा। क्या करूँगा? डुबो दूंगा पानी के अंदर। पानी के अंदर डुबाने से क्या होगा कि इसके अंदर कैपिलरी एक्शन होगा। कैपिलरी एक्शन के तहत जो होगा वो कैपिलरी एक्शन के अंदर जो अब मेनली कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, जो फिल्टर पेपर होता है वो वाटर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर कर उसको आगे की तरफ ट्रांसफर करता है, उसके यानी कि ग्रेजुअल राइजिंग ऑफ वाटर इज नोन एज कैपिलरी एक्शन, जिसको फिल्टर पेपर एनकरेज करता है। तो सिंपल क्या होगा, वाटर जो होगा अगर वो राइज करेगा तो वो इसको भी छू के और इसको यानी कि इंक के डॉट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, यानी कि जो इंक होगी वो वाटर के साथ साथ रेज करेगी। अब क्या होगा, जो इंक के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंक होती है, डाइज होते हैं, वो जो सबसे ज़्यादा पहले सॉल्यूएबल, जो यानी कि जो ज़्यादा जल्दी सॉल्यूएबल होगा वो ज़्यादा लंबे तक फास्टर रैपिड करेगा, यानी कि जो सबसे ऊपर तक जो भी कलर होगा वो ज़्यादा सॉल्यूएबल है, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे लेस सॉल्यूएबल है। तो इस तरीके से डाइज ऑफ इंक होती हैं कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द होल इंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्यूबिलिटी इन वाटर। ये होता है क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस। इसकी एप्लीकेशन ये है, जो ज़्यादा सॉल्यूएबल होगा एक सॉल्वेंट के अंदर वो ज़्यादा रेज हो जाएगा और जो कम होगा वो लेस रेज होगा। इस तरीके से ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इनकी एप्लीकेशन है कि अगर हमें ब्लड में से ड्रग को निकालना हो तो भी यही काम आता है, अगर हमें फ्लावर में से या फिर लीव्स में से पिगमेंट हटाने हो तो भी ये काम आता है, और कलर्स डाइज यानी कि इंक में से अगर डिफरेंट डाइज हटाने हो तो भी ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम आती है। नाउ लेट्स मूव टू लिक्विड चीज़ें। तो लिक्विड टू लिक्विड के अंदर दो कैटेगरी आती हैं, मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है या फिर इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना है।
आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे में मिक्स ना हो, और मिसिबल यानी कि जो एक दूसरे से मिक्स हो जाए। समझ गए होंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स के एग्जांपल लेते हैं ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर को अब हम क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल में रखेंगे। सेपरेटिंग फनल ये होता है जिसके यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लगी जाती है, या फिर यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लग जाती है, और यहाँ पर एक बीकर होता है। यहाँ पे मैंने डाल दिए ऑयल एंड वाटर। तो पहले आप ये सोचिए कि किसकी ज़्यादा डेंसिटी है, वाटर की ज़्यादा डेंसिटी है, फिर ऑयल की ज़्यादा डेंसिटी है, कौन ज़्यादा हैवियर है? वाटर ज़्यादा हैवियर होती है। अब जो वाटर की डेंसिटी होती है वो ऑयल से ज़्यादा होती है। तो जब हम इनका मिक्सचर डालेंगे तो वाटर जो होगा वो एट द बॉटम पे सेटल हो जाएगा, और ऊपर जो होगा वो ऑयल हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों इमिसिबल हैं तो यहाँ पे एक लेयर बना देंगे, लेयर फॉर्म कर देंगे, क्योंकि एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है, फिजिकल डिस्टिंक्ट लेयर बन जाएंगी। अब जब मैं इस स्टॉप कॉर्क को ओपन करूंगा तो मैं इसमें से सारा पानी निकाल लूंगा जो कि बीकर के अंदर जाएगा, और बचा हुआ क्या रह जाएगा, मेरा एक ऑयल इसके अंदर, जो कि मेरा सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से मेरा ये ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर जो है वो वाटर और ऑयल में सेपरेट हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स यानी कि वो लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ये मैंने एक यहाँ पे मैं बीकर में ले लेता हूँ। ये पे मैंने वाटर ले लिया है, और वाटर के अंदर मैंने एसीटोन मिला दिया है। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन जो नेल पॉलिश साफ करने में आता है वही होता है एसीटोन। आप घर में तो नहीं कर पाएंगे, खैर इसके लिए एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट, एक प्रॉपर वी कैन से गैजेट्स चाहिए। फ्लास्क ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो होता है हमारे, वो चाहिए। तो पर आप देख सकते हैं एसीटोन को किस तरीके से होता है वो। ना करना क्या है, जो ये हमारा एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, इसको एक डिस्टिलेशन फ्लास्क इस तरीके का होता है वो, इसमें डाल देना है। ठीक, इसमें डाल देना है, और ऊपर एक थर्मामीटर लगा देना है। पहले मैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस बता देता हूँ। डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स विच हैव मिनिमम डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री केल्विन बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से केल्विन 25 केल्विन का अगर अंतर होगा तभी ये काम आएगा, नहीं तो नहीं काम आएगा। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के बताइए कितना कितना होगा। अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस। तो 44 डिग्री सेल्सियस तो ऑफ कोर्स 25 से ज़्यादा ही है। तो यानी कि हम इन दोनों का कर सकते हैं एक डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को ले लेंगे। इसके अंदर क्या है, वाटर एंड एसीटोन। यस, तो वाटर एसीटोन है। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे ऑन अ बर्नर। हमने इसे हीट करा। अब जब हम इसे हीट करेंगे तो ये वेपर्स बनेंगे। अब एक पूरा जो इसका अपारेटस होता है, यानी कि जो पूरा सिस्टम होता है वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे एक स्टैंड होता है, स्टैंड से फिक्स डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, और ये यहाँ पे एक बर्नर होता है जो कि इसे हीट कर रहा होता है। यहाँ पे एक ये खुली हुई होता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क खुला हुआ होता है, यहाँ से बंद होता है, यहाँ से खुला हुआ होता है, और यहाँ से एक कंडेंसेशन ट्यूब निकली होती है। क्या निकली होती है? एक कंडेंसेशन ट्यूब, जो कि यहाँ पे नीचे एक ये होता है वो बीकर यहाँ पे होता है बीकर। अब जो इसके अंदर का सिस्टम ये है कि इसके अंदर यहाँ से जो है, यहाँ से वाटर ट्रांसफर होता है इस जगह। यहाँ से पानी कोल्ड वाटर अंदर जाता है, और यहाँ से कोल्ड वाटर बाहर जाता है। एक बात बताना चाहूँगा कि इसके अंदर वाटर नहीं आता, सिर्फ इसकी बाउंड्री में ही वाटर घूमता रहता है। अब बताता हूँ कि क्या होगा प्रोसेस। ये एसीटोन है और यहाँ पे वाटर है। अब जब ये हीट करेगा, वी कैन से ये जो सोल्यूशन होगा ये बॉइल होगा, तो जैसे ही इस पूरे एपार्टस का सिस्टम 56 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम थर्मामीटर से नाप सकते हैं, पहुंच जाएगा, जो एसीटोन होगा वो वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा। और कुछ देर बाद जो इसके वेपर्स होंगे वो रेज होके इसके अंदर जाएंगे, इस कंडेंसेशन ट्यूब के अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही ये इस ट्यूब के अंदर जाएंगे, इस ट्यूब के अंदर जाएंगे, तो जो ये ट्यूब होगी ये बहुत ठंडी होगी। क्यों ठंडी होगी? क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत देर से कोल्ड वाटर रन कर रहा है, ये बहुत ठंडी होगी। और जब जैसे ही वाटर वेपर्स ठंडी ट्यूब में कांटेक्ट के अंदर आएंगे, ये बन जाएंगे पानी।
और ये जो पानी नहीं बोलूँगा, एसीटोन का लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और लिक्विड फॉर्म में ये बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जब तक एसीटोन के वेपर निकलते रहेंगे वो एसीटोन में लिक्विड बनते रहेंगे और बीकर में आते रहेंगे। थोड़ी देर बाद एसीटोन खत्म हो जाएगा और हमारा वाटर और एसीटोन अलग हो जाएगा। कितना आसान है। बट अगर समझिए अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर आ गया है तुम्हारे पास, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, सॉरी मिसिबल लिक्विड्स हैं, पर अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 76 डिग्री सेल्सियस और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 24 डिग्री सेल्सियस का, विच इज़ लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल डिस्टिलेशन नहीं एक्ट कर सकते, अब हमें करनी पड़ेगी नई टेक्निक, वो होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेम बिल्कुल सेम अपार्टस होता है उसके अंदर, सेम अपार्टस होता है। और डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल ये होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो सेपरेट, लिक्विड या फिर गैस जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा वो जल्दी निकल जाएगा और जिसका देर में आएगा वो वहीं पर रह जाएगा। यहाँ पे सेम अपार्टस बना लेते हैं पहले। ये बन गया डिस्टिलेशन फ्लास्क और यहाँ पे बन गया, सॉरी ये बन गया बर्नर बन गया। यहाँ पे निकल ली है आग। यहाँ पे हमने रखा है अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर और यहाँ पे हमने वी कैन से यहाँ पे बंद कर रखा है और यहाँ पे एक फ्रैक्शनल ट्यूब लगा के जिसके अंदर ग्लास बीड्स हैं बहुत सारी, जो कि यहाँ से खुली हुई है। और यहाँ से हमारा ये कंडेंसेशन ट्यूब निकल रही है और कंडेंसेशन ट्यूब हमारी बीकर के अंदर जा रही है। तो अब इसमें बस, और यहाँ पे वाटर आ रहा है, यहाँ से वाटर जा रहा है, वाटर आउट, वाटर इन, कोल्ड वाटर। यहाँ पे ये ट्यूब है जिसके अंदर से पानी जाएगा। बस अंतर ये है कि इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यहाँ पे हम लगा सकते हैं थर्मामीटर लगा सकते हैं अगर हमें टेम्परेचर देखना है। यहाँ पे एक फ्रैक्शनल कॉलम है जिसके अंदर ग्लास बीड्स भरी हुई हैं। इसका फंक्शन क्या है, अब इसको समझते हैं। पहले प्रोसेस समझ लेते हैं क्या होगा कि ये जो अल्कोहल पहले वो हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके जो वाटर वेपर्स होंगे ये इस ग्लास बीड्स यानी कि फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर जाएंगे। क्योंकि ये ग्लास बीड्स होंगी ठंडी, तो उसमें कांटेक्ट में आके वापस से हीट वीकेंड से वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो वाटर वेपर की हीट होगी वो ग्लास बीड्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब ऐसे ही होता रहेगा। तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि फ्रैक्शनल कॉलम का इन बीड्स का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तब ही, और कैसे पहुंचेगा, बस ये वाटर वेपर अल्कोहल के वेपर्स आते रहेंगे, इनको गर्म करते रहेंगे। जैसे 76 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर पहुंचा, दे अलाउ द अल्कोहल वेपर्स टू गो इनटू द कंडेंसेशन ट्यूब। समझ रहे होंगे कि जैसे ही इनका टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, ये अल्कोहल के वेपर्स को जाने देंगी इन द कंडेंसेशन ट्यूब। ये वहाँ पे जैसे ट्यूब के अंदर जाएंगी क्या होगा, ये वापस से अल्कोहल लिक्विड में आ जाएंगी और दे कैन बी कलेक्टेड इनटू बीकर। इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हमने लिक्विड टू लिक्विड भी कवर कर लिया। नाउ लेट्स मूव्स टू गैस टू गैस में क्या होगा, सेम। अब मैं कहूँ कि मैं एयर का एग्जाम्पल लेता हूँ। एयर के अंदर क्या क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट है आप बताइए मुझे। ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर वेपर्स। ऑक्सीजन कितने परसेंट है वो हमें पता ही है कि 78-21 इस तरीके चलती रहती है। सो नाउ अब हमें क्या करना है, इन सब जो भी हैं, ये भी हैं, जो भी ये हमारे पार्ट्स हैं एयर के, इनमें से मुझे कोई एक वो चाहिए, इनमें से कोई एक पार्ट चाहिए। सपोज करो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, आई वॉन्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस एयर को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करूंगा। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको बस थोड़ा सा कोल्ड कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, पहले कोल्ड करने के बाद मुझे ये जब मैं इसे एयर को कोल्ड करूँगा तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सॉलिड आइस में बदल जाएगी, सॉलिड आइस। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस के अंदर जाती है। जो अगर टेम्परेचर कम करोगे, 1 डिग्री वी कैन से टेम्परेचर कम और प्रेशर भी कम करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर कम करोगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो आइस में बदल जाएगी। पर वो ठंडी आइस नहीं होगी, वो एक सॉलिड आइस होगी, आइस की फॉर्म में बदल जाएगी। और जैसे ही एक वी कैन से आप एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करोगे और जो अपना वो टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और जो वाटर वेपर्स होंगे वो वाटर में बदल जाएंगे। पर
कितने डिग्री सेल्सियस पे, काफ़ी कम करने पे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब 186 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचोगे, आप अराउंड 186 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब -81 डिग्री सेल्सियस पे ही ये निकल जाएंगी। तो इस तरीके से आपने एयर में से सॉलिड आइस और वाटर वेपर आपने सेपरेट कर लेने हैं। करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे समझो ये हो गई सेपरेशन, यहाँ पे हो गई टेक प्लेस, एयर सेपरेट हो गई। अब ये जाएंगी गर्म वी कैन से कंप्रेशन के लिए, ये कंप्रेशन के लिए जाएंगी और फिर जाएंगी ठंडी होने के लिए, यू कैन से कूलिंग के लिए, और फिर जाएंगी एक्सपेंशन जेट में जहाँ पे ये और कूल होके वापस से कंप्रेस होंगी। इस तरीके से कंप्रेशन, कूलिंग और एक्सपेंशन जेट का प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या नहीं बन जाती, वाटर नहीं बन जाती, वी कैन से लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाती। जब भी कभी कभी मुझसे गलती से निकल रहा है वाटर, तो ये समझ जाइए कि वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, क्योंकि वाटर तो एक अलग वो है, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब इनको अलाउ होगा टू गो इनटू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जैसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में आएंगी, क्या कौन सा प्रोसेस अकर होगा, डिस्टिलेशन का प्रोसेस अकर होगा, एंड ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर होगा वो और जो नाइट्रोजन का टेम्परेचर है उसके हिसाब से जिसका टेम्परेचर पहले आ जाएगा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यानी कि फ्रैक्शन कॉलम से निकलकर सीधे कहाँ पे जाएगा, बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑक्सीजन मुझे बीकर के अंदर मिल जाएगी और नाइट्रोजन यहाँ पे रह जाएगी, जो मतलब तो इस तरीके से जो गैसेज होंगी दे विल बी सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पहले हमें एयर को सेपरेट करना है, फिर कंप्रेस, कूल और एक्सपेंशन रेट में और कूल करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कॉलम के अंदर भेजना है। जो गैस पहले इवेपोरेट हो जाएगी वो हमें मिल जाएगी इन द बीकर, और जो नहीं होगी वो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर मिली जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जितने भी सेपरेशन के टेक्निक्स थी वो डिस्कस कर ली हैं, और अब हमारे पास एक टेक्निक रह गई है सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन भी कर लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन का मेन पर्पस होता है टू प्योर द सॉलिड पार्टिकल जो इम्प्योर है, यानी कि टू प्योर द इम्प्योर सॉलिड पार्टिकल्स। मैं लेता हूँ ये है मेरे पास, ये कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये पर इम्प्योर है, इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, मुझे ये सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत थोड़ा सा वाटर डालूंगा, क्या बहुत ही थोड़ा सा वाटर डालूंगा कि बस ये थोड़े से वाटर के अंदर हो जाए, डाल दिया। अब मैं इस सोल्यूशन को सेपरेट कर लूँगा, कर लिया सेपरेट, ये इसके अंदर कलेक्ट सेपरेट भी हो गया। तो फिल्टर पेपर के थ्रू मैं इनको फिल्टर करके ही अपने उसमें क्या करूँगा, बीकर में कलेक्ट करूँगा। जब फिल्टर पेपर में इनको मैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर को भेजूँगा तो जो भी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर होंगी वो हट जाएंगी। अब मैं वाटर और मेरे पास सॉल्ट बचा है, तो मैं इसे इवेपोरेशन में ना भेजकर, क्योंकि सॉल्ट बहुत कम है, मैं वाटर जो है वो कम है और सॉल्ट जो है वो ज़्यादा है, मैं इसको सिर्फ बर्न करूँगा, मतलब सिर्फ इसको गर्म करूँगा और थोड़ी देर बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगा। अब ऐसा क्या होगा कि क्योंकि वाटर कम है, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब ठंडा होने को रखा जाता है तो वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में निकल जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर करा था। तो सेम इसी यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसका प्रिंसिपल यही है कि when saturated solution is kept at at cooler places, it will turn into crystals. So now move to physical changes and chemical changes. Physical changes और chemical changes में वो सिंपल है। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने चेंज कर दिया मास, किसी का चेंज कर दिया, किसी का वेट, किसी का लेंथ, किसी का साइज़, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि केमिकल नेचर चेंज करना। फिजिकल चेंज के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि ये एक रिवर्सिबल चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज है, रिवर्स हो सकता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करता है, ये नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड इनटू फिजिकल चेंज, कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, और कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और केमिकल के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ये इरिवर्सिबल यानी कि परमानेंट चेंज है, और नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हीट और लाइट नहीं निकलती, कोई एब्जॉर्प्शन कोई वो नहीं होता, इसके अंदर हीट और लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या फिर आपको ये समझिए कि वो बाहर निकल सकते हैं सब्सटेंसेस। अब फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ ट्रीज, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फिजिकल चेंज है, और बर्निंग या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं, जिनके केमिकल रिएक्ट करते हैं, वो केमिकल चेंजेस के अंडर आते हैं।
नाउ एक फैक्ट जो है आज का वो ये है कि जो आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, आप सब लोग जानते होंगे, चपाती बनाती हैं, उनमें उसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होता है। जब आटा वो गूंदती हैं और उसे रोटी की शेप में वी कैन से बेलन से बेलती हैं, तब वो फिजिकल चेंज कर रही होती हैं, उसकी चेंज को, यानी कि उसकी जो साइज़ है, उसका जो शेप है, उसे चेंज कर रही होती हैं। एंड जब उसे सेकती हैं, वी कैन से तवे पे सेकती हैं, या फिर जब उसे गैस पर रखती हैं, और वो जब रोटी बनती है, जब वो एक आटे से रोटी बनती है, यानी कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तब वो फिजिकल, तो वो केमिकल चेंज होता है। समझे ना आप? केमिकल चेंज क्यों होता है? एक तो हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है, और वो एक आटे से एक खाने वाली चीज़, जो कि मेन चीज़ है, रोटी बनती है। तो इससे हम समझते हैं कि जो हमारा घर है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केमिस्ट्री के अंदर हैं। सो होप यू लाइक माई वीडियो। आज हमने अपना पूरा का पूरा जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसे कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इन्हीं सब चीज़ों के लिए कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइबर तो बनते हैं कुछ, यानी कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। सो होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।